हाँ एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीएचईएससी का यह बूस्टर नंबर 4 होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका यूपीएचईएससी का जीएस का सिलेबस है, तो इस सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी भी शामिल है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है आपको बता देते हैं कि बेसिकली ना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसके अंतर्गत आपका जो सिलेबस है उसमें प्रस्तावना आपके सिलेबस में है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मूल अधिकार, ये भी आपके सिलेबस में है। इसी के साथ साथ जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक तत्व जिसे आप कहते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। रही बात पॉलिटी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको विधायिका के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का बहुत ही बेसिक मान सकते हैं, और ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन एक एस्पिरेंट को इन प्रश्नों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो निर्वाचन आयोग और यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैंने कुल मिला के आज 70 ऐसे प्रश्न यहाँ पर चुने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इन प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस आधार पर जो पहला राज्य यानी कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश था। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ना, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो देखो, बात ये हो रही है कि जो मूल संविधान था यानी कि सबसे पहले जो संविधान बना था, उसमें राज्यों की संख्या कितनी बताई गई थी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसका पता होना चाहिए। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर गेस करिए 16, 21, 25 और 28 में से सही जवाब आपका क्या हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर उत्तर लगाया है डी 28 राज्य, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका जो अनुच्छेद 3 है, उसके अधीन राज्यों की स्थापना के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो इसमें किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर, राज्यों के भागों को मिलाकर, और किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, तो चारों ही विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव वाला जो ऑप्शन होता ये सही होता, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अनुच्छेद 3 जो कि दिया गया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक रूप से दी गई हैं, ये मैं आपको ठीक से बता देता हूँ, आप समझ लीजिए इसको। देखिए, जो आपका ये आर्टिकल 3 है ना, इसके अंतर्गत संसद को नए राज्यों का गठन करने, मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव करने का अधिकार है। इसके अलावा संसद को भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियम बनाने का भी अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। अब सबसे पहला जो राज्य बना था वो तो आंध्र प्रदेश था। आगे चलकर जो आंध्र प्रदेश था उससे भी अलग होकर एक राज्य बना था। कौन सा राज्य था वो? जी हाँ, तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संसद किस प्रक्रिया द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा? देखो, यहाँ पर सामान्य बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद न ये सामान्य बहुमत के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु नवंबर 1947 में किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? तो देखो, बात हो रही है यहाँ पर संविधान सभा ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए नवंबर 1947 में किसकी अध्यक्षता में राज्य आयोग का गठन किया था? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या हो सकता है? जी हाँ, न्यायमूर्ति एस.के. दर थे। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। निम्न में से किस स्थिति में, देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, पहले आप इसको समझ लो, और जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उसको भी आप पढ़ लो। आगे थ्योरी की क्लासेज होंगी, तो पूरा जो आपका सिलेबस है वो थ्योरी के माध्यम से मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। निम्न में से किस स्थिति में अनुच्छेद 352, अब ये जो अनुच्छेद 352 है
ये किस लिए है ये बताओ आप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अनुच्छेद 352 है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो। तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के आशय के संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की बैठक लोकसभा के कितने सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी? तो इसका उत्तर होता है 1/10, 1/10 सदस्यों की मांग पर। यानी कि इसका जो विकल्प 33 है इसका जवाब सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि ये जो आपका आर्टिकल 19 है इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो आर्टिकल 19 ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसके बारे में ठीक से समझ लें। देखो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 19 है तो इसके अंदर जो है ना, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी और भारत में आने जाने की जो आज़ादी है ये भी शामिल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) अब इसमें कई सारे उपबंध हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जैसे अनुच्छेद 19 के बारे में कि अनुच्छेद 19(1) में क्या दिया गया है, नागरिकों को 6 तरह की आज़ादी दी गई है। 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो कई बार जो ये पूछा जाता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ध्यान देना कि यह जो है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 19(2) जो आपका 19(2) होगा, इसमें यह बताया गया है कि राज्य विचारों के हित में इस आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और यहीं पर देखेंगे ना तो अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत भारत के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने और घूमने फिरने का अधिकार है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस पर क्लास में जब लूँगा तो आपको सारी बातें बताऊँगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में कौन से अनुच्छेद पर प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है? तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उस अवधि में कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लग सकती है? तो ये उत्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है अनुच्छेद 19, विकल्प डी आपका सही है। इसके बाद पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पहली बार अनुच्छेद 356 यानी कि अच्छा जो राष्ट्रपति शासन है इसके बारे में अनुच्छेद 356 में ही उल्लेख किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कई बार लोग ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो अनुच्छेद 356 है उसमें क्या दिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान देना कि 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रीय शासन को लगा चुकी है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ध्यान देना कि 20 जून 1951 को विमोचन समारंभ के दौरान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त करने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया गया था 1951 में, 1951 में, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? तो देखो यहाँ पर ना 3 आर्टिकल आपको याद रखने होंगे, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, तो जो आपका वित्तीय आपात है ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा विकल्प डी। आर्थिक संकट की घोषणा का निम्न में से क्या संवैधानिक प्रभाव होगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, करेक्ट है। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कमी की जा सकती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, ये भी सही है, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? तो देखो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन, तीनों ही प्रतिवेदन यानी कि उपयुक्त सभी प्रतिवेदन जो हैं वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है।
तो 39 का डी विकल्प आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी भी सदन का, ना तो राज्यसभा का ना तो लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक। अगर वो इस दौरान 6 महीने की अवधि में राज्यसभा या लोकसभा में नहीं रहता है, मतलब नहीं चुना जाता है, तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल वह सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं, यह कथन किसका है? तो अच्छा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। ये जो कथन है ये ग्लैड स्टोन का है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 75। विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और फिर वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में किस वर्ग में आता है? तो जैसा फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 300 क में अब रख दिया गया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में आप ठीक से समझें। पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था यह संवैधानिक अधिकार था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसे संपत्ति का अधिकार ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया गया है, ठीक है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या नागरिक ना हो, ये बात ध्यान रखना। पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था यह अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, लेकिन जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में हुआ था, तो इसके जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो इसका जो जवाब है 45 का वो ए है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो देखो, जो ये संविधान का अनुच्छेद 78 है ना, इसमें राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और किसी मंत्री द्वारा विनिश्चित तथा मंत्रिपरिषद द्वारा अविचारित सूचना प्राप्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। 1 और 4 दोनों ही आपके यहाँ पर शामिल हैं। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात की जा रही है, एनडीसी। तो एनडीसी जो है यह कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, और जो आपका आर्टिकल 324 है उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये सब याद रखिए। इसके बाद है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये एक विधायी अधिकार है, ठीक है, विधायी अधिकार है ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते? यानी कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो उसमें मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो ये होते हैं संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था? ये प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद है, ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का, ये प्रश्न भी अब आउटडेटेड है। किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, नहीं पूछा जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो देखो, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे डॉक्टर एम हिदायतुल्ला। विकल्प सी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो बात यहाँ पर हो रही है सीएजी के बारे में, सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 148 के अंतर्गत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विकल्प ए आपका सही है। और वर्तमान समय में इस समय हमारे जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ना वो रिटायर हो चुके हैं, और अब हमारे जो सीएजी बन गए हैं वो कौन है बताओ? तो इनका नाम मूर्ति है। पूरा नाम बताओ। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे सीएजी हैं जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के संबंध में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची ये तो आप जानते ही होंगे। समवर्ती सूची, कई बार एक प्रश्न और भी आता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? तो समवर्ती सूची में फिलहाल 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, और इन विषयों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साझा अधिकार शामिल होते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से क्या क्या आता है? शिक्षा है, जंगलों का संरक्षण है, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, भार और मापन, विवाह और तलाक, न्याय का प्रशासन, कच्चा जूट, मूल्य नियंत्रण, यंत्र चालित यान, कारखाने, और संघ और राज्य विधायिका दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। यहाँ पर है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति को भी नहीं है, संसद को भी नहीं है, केवल लोकसभा की नहीं है, राज्य विधानमंडल, लेकिन अब विधानमंडल वहाँ पर है नहीं, तो अब हो जाएगा इसका उत्तर राज्य विधानसभा। क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है ना, तो वर्तमान समय में देखा जाए तो अब इसका उत्तर राज्य विधानसभा माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को समवर्ती विषय के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये आप ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत उपराज्यपाल को कई मामलों में अपने विवेक से फैसला करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करेंगे, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष तो नहीं। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। अगर किसी राज्य के राज्यपाल अनुपस्थित हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार, अक्षमता। तो यहाँ पर देखिए, कदाचार के आधार पर भी और अक्षमता के भी आधार पर, यानी कि विकल्प सी आपका सही है, कदाचार एवं अक्षमता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। ये ध्यान रखना, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 245 है, 245 है। इसमें आप देखेंगे तो जो 238 सदस्य हैं ये राज्य और केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होती है? तो राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है यह 1/10 भाग से होती है। विकल्प सी सही है। राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, राज्य उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही। तो ये विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो, लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वर्तमान में तो अब 550 हो रही है, क्योंकि जो 2 सीटें होती थी रेड इंडियन की वो अब ख़त्म कर दी गई हैं। तो अब यहाँ पर उत्तर बनेगा 550। फिलहाल 550 इसमें है नहीं, तो पहले 552 से ही होता, लेकिन अब इसका उत्तर 550 रहेगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर अभी भी सीटों का बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस प्रश्न का उत्तर ठीक से समझें। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न क्या है आपका, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 119। विकल्प बी आपका करेक्ट है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्मीदवार की आयु है मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। ये आप याद रखिए।
कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो विकल्प बी सही है। और ये भी आप जानिए कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जो राज्य है, यानी कि सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति जो है निवास करती है कहाँ पर? तो एमपी में निवास करती है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। राज्यसभा कब भंग होती है? 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, संकट काल में? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। विकल्प डी आपका करेक्ट है। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य की लोकसभा के स्थानों यानी कि सीट्स का निर्धारण किस पर आधारित है? अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य की लोकसभा के स्थानों का निर्धारण किया गया है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेज सकता है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, ये अपना त्यागपत्र भेजेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। विकल्प डी सही है। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। विकल्प डी सही है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? पीएसी। तो देखो यहाँ पर जो कार्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। विनियोग लेखा व उस पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना, यानी कि विकल्प सी। इसके बाद एक कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ये है 0 आवर यानी कि शून्यकाल। और 52वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संसद के किसी भी सदन का कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के लिए कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है? तो ये अच्छा प्रश्न है। 6 माह। विकल्प डी सही होगा। किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो किस समिति में लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7? तो यहाँ पर लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति दोनों में ही होते हैं। तो उपयुक्त दोनों, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि किसी साधारण विधेयक के संबंध में निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? अच्छा प्रश्न है ये। तो जब दूसरे सदन द्वारा किसी विधेयक को निरस्त कर दिया जाता है तब भी, विधेयक प्राप्त होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक उस पर कार्रवाई ना करे, ये भी है, और दूसरे सदन के संशोधनों से पहला सदन सहमत नहीं हो तब भी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर विकल्प सही होगा डी। और भारत की जो आकस्मिक निधि है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि संकट के लिए रखी गई धनराशि है, राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली धनराशि है, प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक के उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि है। सही है इसका विकल्प डी। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि को कहते हैं आकस्मिक निधि। विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संसद के नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। सही। उस क्षेत्र की विधानसभा, मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल। सही, यानी कि विकल्प सी आपका सही है। और लोकसभा की अनुमान समिति में कितने सदस्य होते हैं? अनुमान समिति यानी कि प्राक्कलन समिति, तो इसमें होते हैं कितने? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, विकल्प भी सही है। और लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल के कितने सांसदों का होना आवश्यक है? तो लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल के 1/10 यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है, 1/10 संख्या का भाग होना आवश्यक होता है। विकल्प ए सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम आपको सारी चीज़ें थियोरेटिकल रूप में अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।